नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, स्वास्थ्य साक्षरता। कभी सोचा है कि अच्छी सेहत की राह में सबसे बड़ी रुकावट शायद डॉक्टर या दवा की कमी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी को समझने और इस्तेमाल करने की हमारी अपनी काबिलियत हो सकती है। हमारे पास एवरब्लिंक हेल्थ केयर का एक काफ़ी दिलचस्प लेख है। इसका शीर्षक है स्वास्थ्य साक्षरता, विविध आबादियों में अंतर को पाटना। ये लेख इस बात पर जोर देता है कि कैसे सही जानकारी मरीजों को आप कह सकते हैं सशक्त बना सकती है, लेकिन साथ ही ये भी बताता है कि बहुत से लोग, खासकर अलग अलग समुदायों में जहां भाषा, संस्कृति, शिक्षा ये सब चीज़ें हेल्थ केयर से टकराती हैं, वहां स्वास्थ्य साक्षरता की कमी एक बड़ी चुनौती है। तो आज का हमारा मिशन है ये समझना कि ये स्वास्थ्य साक्षरता आखिर है क्या चीज़, ये अलग अलग समुदायों में कम ज़्यादा क्यों होती है, और सबसे ज़रूरी, इन गैप्स को, इन अंतरालों को कैसे भरा जा सकता है। चलिए एवरब्लिंक हेल्थ केयर के इस विश्लेषण के साथ इस विषय की गहराई में उतरते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। स्वास्थ्य साक्षरता, इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ डॉक्टर का लिखा पर्चा पढ़ लेना है, या फिर दवा की शीशी पर जो लिखा है उसे समझ लेना? मुझे लगता है ये शायद इससे कहीं ज्यादा गहरा मामला है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्वास्थ्य साक्षरता का दायरा मतलब इन चीजों से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये सिर्फ जानकारी पढ़ लेना या सुन लेना भर नहीं है। असल में ये पूरी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को समझने की बात है। जैसे हॉस्पिटल कैसे काम करते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे मिलता है, बीमा पॉलिसी कैसे काम करती है, ये सब। अच्छा। और साथ ही डॉक्टर की सलाह के पीछे का लॉजिक समझना, और सबसे अहम, डॉक्टरों और नर्सों के साथ खुलकर साफ साफ बात कर पाने की क्षमता। आप सोचिए, अगर कोई अपनी परेशानी ही ठीक से नहीं बता पा रहा या डॉक्टर की सलाह का मतलब ही गलत समझ रहा है, तो इलाज कैसे असर करेगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO भी इसे ऐसे ही देखता है। उनके मुताबिक स्वास्थ्य साक्षरता में वो सारे स्किल्स, वो मोटिवेशन शामिल है जो हमें हेल्थ इन्फॉर्मेशन को ढूंढने, उसे सही ढंग से समझने मतलब इंटरप्रेट करने, और फिर उसे अपनी सेहत सुधारने और बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करने में मदद करता है। ओके। तो ये एक तरह से एक्टिव प्रोसेस है। सिर्फ पैसिव होकर जानकारी लेना नहीं, ये जानकारी को एक्शन में बदलने की काबिलियत है। तो ये तो साफ है कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, लेकिन होता क्या है जब लोगों में ये सेहत की समझ, ये स्वास्थ्य साक्षरता कम होती है, इसके असल दुनिया में क्या नतीजे देखने को मिलते हैं? यहीं पर बात शायद थोड़ी गंभीर हो जाती है। बिल्कुल। जब स्वास्थ्य साक्षरता का लेवल कम होता है तो इसके परिणाम वाकई चिंताजनक हो सकते हैं, और इसका असर सिर्फ उस एक व्यक्ति पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरे हेल्थ सिस्टम और समाज पर पड़ता है। सबसे पहला और सीधा असर तो दिखता है खराब हेल्थ आउटकम्स के रूप में। सोचिए, किसी को डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर जैसी कोई क्रॉनिक बीमारी। अगर वो व्यक्ति अपनी दवा की सही डोज, खाने पीने में जरूरी परहेज या रेगुलर चेकअप की अहमियत को ठीक से नहीं समझ पाता, तो बीमारी को कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही बात है। नतीजतन उनकी हालत बिगड़ सकती है और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। और ये सिर्फ पुरानी क्रॉनिक बीमारियों की बात नहीं होगी, है ना? शायद छोटी मोटी बीमारियों में भी ऐसा होता होगा। हाँ बिल्कुल, छोटी बीमारियों में भी गलतफहमी हो सकती है। दूसरा बड़ा नतीजा है अस्पताल में बार बार या बेवजह भर्ती होना। जैसा कि एवरब्लिंक हेल्थ केयर का लेख भी इशारा करता है, डॉक्टर के निर्देशों को गलत समझने की वजह से अक्सर मरीजों को दोबारा अस्पताल आना पड़ता है। अच्छा। जबकि शायद थोड़ी बेहतर समझ होती तो वो एडमिशन टाला जा सकता था। मिसाल के तौर पर, कोई दवा खाने के साथ लेनी है या खाली पेट, या एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करना क्यों जरूरी है, ऐसी बातें अगर समझ ना आए तो तबीयत बिगड़ सकती है और फिर से अस्पताल जाना पड़ सकता है। तीसरा अहम नतीजा है बढ़ी हुई लागत, कॉस्ट। ये लागत सिर्फ मरीज की जेब पर भारी नहीं पड़ती। हाँ, पूरे सिस्टम पे बोझ पड़ता होगा। बिल्कुल, पूरे हेल्थ केयर सिस्टम पर बोझ डालती है। बार बार डॉक्टर के पास जाना, फालतू के टेस्ट करवाना या उन कॉम्प्लिकेशंस का महंगा इलाज करवाना जिन्हें सही जानकारी और देखभाल से रोका जा सकता था, ये सब मिलकर हेल्थ केयर को महंगा बनाते हैं। और चौथा, जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, वो है प्रिवेंटिव सर्विसेज मतलब रोकथाम वाली सेवाओं का कम इस्तेमाल। जिन लोगों में स्वास्थ्य साक्षरता कम होती है, उन्हें अक्सर पता ही नहीं होता कि टीके कब और कहाँ लगवाने हैं। हम
कैंसर की स्क्रीनिंग क्यों और कैसे करवानी है, या रेगुलर हेल्थ चेकअप के क्या फायदे हैं। जानकारी की कमी में वे इन जरूरी निवारक सेवाओं से चूक जाते हैं जो बाद में बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती हैं। अंत में देखें तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर स्वास्थ्य असमानताओं को, हेल्थ इनिक्विटी को और ज्यादा गहरा कर देते हैं। अक्सर कम स्वास्थ्य साक्षरता का बोझ उन समुदायों पर ज्यादा पड़ता है जो पहले से ही मतलब सोशली या इकोनॉमिकली पिछड़े हुए हैं। ये तो एक दुष्चक्र जैसा बन जाता है फिर। हाँ बिल्कुल, ये एक दुष्चक्र बन जाता है। कम साक्षरता खराब सेहत की ओर ले जाती है और खराब सेहत आगे बढ़ने के मौकों को और सीमित कर देती है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे सिर्फ जानकारी का अभाव इतने बड़े पैमाने पर असर डाल सकता है। तो फिर सवाल उठता है कि ये अंतर आखिर मौजूद क्यों है। एवरब्लिंक हेल्थ केयर का लेख कुछ मुख्य कारणों की तरफ इशारा करता है। ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों या समुदायों के लिए स्वास्थ्य जानकारी को समझना और इस्तेमाल करना दूसरों के मुकाबले ज्यादा मुश्किल हो जाता है? हाँ, एवरब्लिंक हेल्थ केयर का जो विश्लेषण है वो इस क्यों पर काफी गहराई से रोशनी डालता है। और देखिए, ये कोई एक कारण नहीं है, बल्कि कई सारे फैक्टर्स हैं जो मिलकर अलग अलग आबादी में स्वास्थ्य साक्षरता के लेवल में फर्क पैदा करते हैं। अच्छा। और ये फैक्टर्स अक्सर एक दूसरे से जुड़े भी होते हैं, जिससे स्थिति और भी मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाती है। सबसे पहले तो भाषा की बाधाएं हैं, लैंग्वेज बैरियर्स। ये शायद सबसे आसानी से नजर आने वाला फैक्टर है। सोचिए, आप किसी ऐसी जगह इलाज करवा रहे हैं जहां आपकी भाषा नहीं बोली जाती। डॉक्टर कुछ टेक्निकल टर्म्स में समझा रहे हैं पर आप पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर सवाल पूछने में झिझक रहे हैं। ट्रांसलेटर्स या ट्रांसलेशन एप्स कुछ हद तक मदद तो कर सकते हैं। हाँ, आजकल एप्स तो हैं। बिल्कुल, लेकिन जैसा लेख में भी बताया गया है, वो हमेशा कल्चरल बारीकियों को, या जो भावनाएं हैं, या जो अनकहा मैसेज है, उसे पूरी तरह से पकड़ नहीं पाते। कई बार हाँ का मतलब मैं समझ गया गई नहीं होता, बल्कि सिर्फ मैं सुन रही हूँ होता है। हाँ, ये भाषा वाली बात तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपने सांस्कृतिक अंतर की भी बात की, कल्चरल डिफरेंस। इसका स्वास्थ्य साक्षरता से क्या लेना देना है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा बड़ा फैक्टर है सांस्कृतिक अंतर। देखिए, हर कल्चर में बीमारी, इलाज, दवा, शरीर, सेहत, इन सब को लेकर अपनी मान्यताएं होती हैं, अपनी धारणाएं, अपने तौर तरीके होते हैं। सही है। कुछ संस्कृतियों में लोग शायद पारंपरिक या घरेलू नुस्खों पर ज्यादा भरोसा करते हों, या हो सकता है मानसिक स्वास्थ्य जैसी चीजों पर खुलकर बात करने में झिझकते हों। कुछ समुदायों में परिवार के बड़े बुजुर्ग हेल्थ से जुड़े फैसले लेते हैं। अब अगर डॉक्टर या हेल्थ वर्कर इन कल्चरल पहलुओं के प्रति सेंसिटिव नहीं है, तो वो अनजाने में मरीज की मान्यताओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। हाँ, इससे तो भरोसा टूट सकता है। बिल्कुल। इससे मरीज और डॉक्टर के बीच एक तरह की अदृश्य दीवार खड़ी हो सकती है, भरोसा टूट सकता है, और मरीज शायद इलाज को ठीक से अपनाए भी नहीं। ये भी स्वास्थ्य साक्षरता का ही एक पहलू है, सिर्फ भाषा नहीं, बल्कि उस पूरे सांस्कृतिक माहौल को समझना जिसमें हेल्थ केयर दिया जा रहा है। तीसरा अहम फैक्टर है सामाजिक आर्थिक स्थिति, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। एवरब्लिंक हेल्थ केयर का लेख इस बात पर जोर देता है कि कम आय वाले या गरीब तबके के लोगों के पास अक्सर उन रिसोर्सेज की कमी होती है जो अच्छी स्वास्थ्य साक्षरता बनाने में मदद करते हैं। जैसे अच्छी क्वालिटी की शिक्षा तक पहुंच कम होना, या फिर लगातार एक ही डॉक्टर या क्लिनिक में इलाज न करवा पाना जिससे वो भरोसे वाला रिश्ता बन सके, या फिर इंटरनेट और स्मार्टफोन जैसी चीज़ों का अभाव जिससे वे ऑनलाइन हेल्थ इन्फॉर्मेशन ना पा सकें। अगर किसी को मतलब 2 वक्त की रोटी की चिंता है, तो शायद हेल्थ मैगजीन पढ़ना या कोई हेल्थ ऐप इस्तेमाल करना उसकी प्रायोरिटी ना हो। सही बात है, बुनियादी जरूरतें पहले आती हैं। बिल्कुल। और चौथा फैक्टर जो अक्सर सामाजिक आर्थिक स्थिति से जुड़ा होता है, वो है शिक्षा का सामान्य स्तर। मतलब लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल्स, पढ़ने लिखने और अंकों को समझने की क्षमता। अच्छा। जरा सोचिए, दवा की शीशी पे लिखा है 2 गोली दिन में 3 बार खाने के आधा घंटा पहले। ये सुनने में तो सरल लगता है, लेकिन जिसे पढ़ने में दिक्कत है या जिसे आधा घंटा या 3 बार का हिसाब लगाने में मुश्किल होती है, उसके लिए तो कंफ्यूजिंग हो सकता है ये। बिल्कुल, उसके लिए ये निर्देश बहुत कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। इसी तरह लंबे लंबे कंसेंट फॉर्म भरना या अपनी मेडिकल हिस्ट्री समझाना भी मुश्किल हो सकता है। बाप रे, भाषा, संस्कृति, आर्थिक हालात, शिक्षा, ये सब मिलकर तो एक बहुत ही उलझी हुई तस्वीर बनाते हैं।
ऐसा लगता है जैसे कई परतें हैं समस्या की। तो सवाल ये है कि क्या इस गांठ को खोला जा सकता है? क्या वाकई कुछ किया जा सकता है इसे सुधारने के लिए? एवरब्लिंक हेल्थ केयर का लेख कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज का जिक्र करता है। वो क्या है? हाँ, अच्छी खबर ये है कि ये कोई लाइलाज समस्या नहीं है। इसे सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकते हैं और उठाए भी जा रहे हैं। एवरब्लिंक हेल्थ केयर का लेख कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और असरदार रणनीतियों पर रोशनी डालता है। सबसे अहम बात यह है कि ये समाधान वन साइज फिट्स ऑल वाले नहीं हो सकते। इन्हें अलग-अलग लोगों और समुदायों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाना होगा। पहली और शायद सबसे ज़रूरी रणनीति है सांस्कृतिक रूप से सक्षम देखभाल देना, कल्चरली कॉम्पिटेंट केयर। इसका मतलब सिर्फ अलग-अलग कल्चर के त्योहारों के बारे में जानना नहीं है। नहीं, तो फिर क्या है? इसका मतलब है हेल्थ वर्कर्स को इस तरह ट्रेन करना कि वे मरीजों की कल्चरल बैकग्राउंड, उनकी मान्यताओं, उनके डर और उनकी उम्मीदों को समझें और उनका सम्मान करें। जब डॉक्टर मरीज की बात ध्यान से सुनता है, उसकी चिंताओं को गंभीरता से लेता है और उसकी कल्चरल मान्यताओं का आदर करता है, तो भरोसा कायम होता है। हाँ, भरोसा वो तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और भरोसा इलाज की कामयाबी के लिए बेहद जरूरी है। ये कल्चरल कॉम्पिटेंस वाली बात वाकई बहुत दिलचस्प है। मतलब डॉक्टर को सिर्फ बीमारी नहीं, इंसान को समझना होगा। और कम्युनिकेशन के बारे में क्या? आपने पहले भाषा की बाधा का जिक्र किया था। बिल्कुल। दूसरी अहम रणनीति है कम्युनिकेशन को सरल और स्पष्ट बनाना। देखिए, हेल्थ केयर की दुनिया अक्सर मुश्किल शब्दों, टेक्निकल भाषा और लंबे चौड़े वाक्यों से भरी होती है। हाँ, वो तो है। डॉक्टर की भाषा समझना कई बार मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। इसे बदलने की सख्त जरूरत है। डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स को कोशिश करनी चाहिए कि वे सरल, सीधी और आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करें। मुश्किल बातों को समझाने के लिए तस्वीरों, चार्ट्स, मॉडल्स या वीडियो जैसी विजुअल एड्स का इस्तेमाल बहुत मददगार हो सकता है। अच्छा, विजुअल एड्स। हाँ, एक और टेक्निक है टीच बैक। मतलब मरीज से पूछना कि वे अपनी समझ में क्या समझे हैं, ताकि अगर कोई गलतफहमी हो तो उसे तुरंत दूर किया जा सके। लक्ष्य ये होना चाहिए कि जानकारी ऐसी भाषा और तरीके से दी जाए जिसे मरीज आसानी से समझ सके और याद रख सके। तीसरी रणनीति जो एवरब्लिंक हेल्थ केयर के लेख में भी प्रमुखता से बताई गई है, वो है समुदायों को सीधे तौर पर शामिल करना, कम्युनिटी एंगेजमेंट। अक्सर हेल्थ सिस्टम और आम लोगों, खासकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच एक दूरी या अविश्वास होता है। हाँ, ये गैप तो होता है। इस खाई को पाटने में कम्युनिटी लीडर्स, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस और सबसे बढ़कर कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स CHWs बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। CHWs, ये कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो उसी समुदाय से आते हैं, उनकी भाषा बोलते हैं, उनकी संस्कृति समझते हैं और समुदाय का भरोसा जीत चुके होते हैं। ये हेल्थ इन्फॉर्मेशन को सही और भरोसेमंद तरीके से लोगों तक पहुंचाने में, उन्हें हेल्थ सर्विसेज से जोड़ने में और उनकी आवाज बनने में बहुत असरदार साबित हो सकते हैं। ये CHWs वाला आइडिया तो वाकई दमदार लगता है। मतलब भरोसेमंद लोगों के जरिए जानकारी पहुंचाना। और तकनीक का क्या रोल हो सकता है इसमें? आजकल तो हर चीज में टेक्नोलॉजी है। हाँ, चौथी रणनीति है टेक्नोलॉजी का समझदारी से इस्तेमाल करना। आजकल हेल्थ एप्स, वेबसाइट्स, ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप्स, टेलीमेडिसिन, ये चीजें जानकारी तक पहुंच बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं को ज्यादा एक्सेसिबल बनाने में मदद कर सकती हैं। लेकिन यहाँ समझदारी से शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। ये टेक्नोलॉजी तभी कामयाब होंगी जब इन्हें इस्तेमाल करना आसान हो, इनका डिज़ाइन सिंपल होना चाहिए, नेविगेशन सीधा होना चाहिए, फॉन्ट पढ़ने में आसान होना चाहिए और सबसे ज़रूरी, ये कई भाषाओं में उपलब्ध होनी चाहिए। मल्टीलिंगुअल ऑप्शंस। बिल्कुल। साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हर किसी के पास टेक्नोलॉजी या डिजिटल लिटरेसी नहीं होती, तो ये सिर्फ एक समाधान नहीं हो सकता, बल्कि बाकी रणनीतियों का सप्लीमेंट होना चाहिए। और पांचवी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रणनीति है पॉलिसी लेवल पर सपोर्ट और बदलाव लाना। देखिए, व्यक्तिगत डॉक्टरों या अस्पतालों के प्रयास जरूरी हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर सुधार के लिए सिस्टमैटिक बदलाव चाहिए। हाँ, पॉलिसी लेवल पर। पॉलिसी मेकर्स को ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो स्वास्थ्य साक्षरता को बढ़ावा दे। इसमें स्कूलों में हेल्थ एजुकेशन को बेहतर बनाना, स्वास्थ्य जानकारी को सरल भाषा में उपलब्ध कराने के लिए नियम बनाना, CHW जैसे प्रोग्राम्स के लिए फंडिंग बढ़ाना और स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों जैसे गरीबी, अशिक्षा, आवास की समस्या, इनको एड्रेस करने के लिए काम करना शामिल है।
एवरब्लिंग हेल्थ केयर का लेख भी इस बात पर जोर देता है कि हेल्थ केयर सिस्टम्स को क्लियर और इक्विटेबल कम्युनिकेशन को प्रायोरिटी देनी होगी। वाह, ये तो काफी व्यापक रणनीतियां हैं। कल्चरल समझ से लेकर सरल भाषा, कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करना, तकनीक का सही इस्तेमाल और सरकारी नीतियों में बदलाव तक। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि रणनीतियां काम कर भी रही हैं या नहीं? क्या इन सुधारों को, इस प्रोग्रेस को मापने का कोई तरीका है? ये एक बहुत ही जायज़ और ज़रूरी सवाल है। बिना मेजरमेंट के सुधार का रास्ता खोजना मुश्किल है। अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं और हमारे प्रयासों का क्या असर हो रहा है, तो हम सही दिशा में आगे कैसे बढ़ेंगे? एवरब्लिंग हेल्थ केयर का लेख भी इस पहलू पर ध्यान खींचता है। अच्छी बात यह है कि स्वास्थ्य साक्षरता के लेवल को मापने के लिए अब कई साइंटिफिक और स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स विकसित किए जा चुके हैं। अच्छा, जैसे? उदाहरण के लिए हेल्थ लिटरेसी क्वेश्चनेयर HLQ या टेस्ट ऑफ फंक्शनल हेल्थ लिटरेसी इन एडल्ट्स TOFHLA जैसे उपकरण मौजूद हैं। ओके, तो ये उपकरण करते क्या हैं? ये सिर्फ स्कोर बताते हैं या कुछ और भी? ये सिर्फ एक नंबर या स्कोर देने से कहीं ज्यादा करते हैं। ये असल में सर्वे या टेस्ट जैसे होते हैं, जो लोगों से पूछते हैं कि क्या उन्हें डॉक्टर के पर्चे समझने में दिक्कत होती है, क्या वे हेल्थ संबंधी फॉर्म भरने में सहज महसूस करते हैं, क्या वे अलग-अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस के फायदे नुकसान समझ पाते हैं, या क्या उन्हें भरोसेमंद हेल्थ इन्फॉर्मेशन खोजने में मुश्किल होती है। ओके, तो ये काफी डिटेल्ड होते हैं। हाँ, इस तरह के सवालों से ये उपकरण न केवल किसी व्यक्ति या समुदाय की हेल्थ लिटरेसी के ओवरऑल लेवल का अंदाजा लगाते हैं, बल्कि ये भी पहचानने में मदद करते हैं कि असल में कमियां या चुनौतियां किन खास एरियाज में हैं। इस तरह का डेटा इकट्ठा करने से हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, प्लानर्स और पॉलिसी मेकर्स को बहुत मदद मिलती है। उन्हें पता चलता है कि किन ग्रुप्स पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, किस तरह के इंटरवेंशंस डिजाइन करने चाहिए और किन एरियाज में रिसोर्स लगाना सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। मतलब डेटा ड्रिवन अप्रोच? बिल्कुल, ये एक डेटा ड्रिवन अप्रोच है जो सुनिश्चित करता है कि हम सिर्फ अंदाजे नहीं लगा रहे, बल्कि सोच समझकर कदम उठा रहे हैं और समय समय पर अपनी रणनीतियों की इफेक्टिवनेस का मूल्यांकन भी कर रहे हैं। माप के बिना सुधार सिर्फ एक इच्छा बनकर रह जाएगा। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने समझा कि स्वास्थ्य साक्षरता क्या है, इसकी कमी के क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं, इसके पीछे भाषा से लेकर संस्कृति और आर्थिक स्थिति तक कितने सारे कारक हैं, और इसे सुधारने के लिए कितनी सारी रणनीतियां, सरल कम्युनिकेशन से लेकर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और पॉलिसी चेंज तक अपनाई जा सकती हैं। एवरब्लिंग हेल्थ केयर के इस विश्लेषण से जो बात सबसे ज्यादा उभर कर आ रही है वो ये है कि स्वास्थ्य साक्षरता के अंतर को पाटना सिर्फ जानकारी बांटने का मामला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये इस बारे में है कि पूरी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है, उन्हें कैसे समझती है और कैसे उनकी जरूरतों को पूरा करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल चुनौती है और इसका समाधान भी वैसा ही मल्टी डायमेंशनल और कोलैबोरेटिव होना चाहिए, जैसा कि एवरब्लिंग हेल्थ केयर के लेख का निष्कर्ष भी है। इसके लिए डॉक्टरों, नर्सों, पॉलिसी बनाने वालों, शिक्षकों, रिसर्चर्स और सबसे अहम समुदायों को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। लक्ष्य एक ऐसा माहौल तैयार करना है जहां हर व्यक्ति, चाहे उसकी पृष्ठभूमि, भाषा या शिक्षा का स्तर कुछ भी हो, अपनी सेहत के बारे में सही जानकारी हासिल कर सके, उसे समझ सके और उसके आधार पर सोच समझकर फैसले ले सके। जब हम स्वास्थ्य संचार में समावेशिता इंक्लूसिविटी लाते हैं, यानी ये पक्का करते हैं कि हमारी बातचीत, हमारी सामग्री, हमारी सेवाएं सभी के लिए एक्सेसिबल, समझने योग्य और सम्मानजनक हों, तब हम वास्तव में स्वास्थ्य परिणामों में समानता, हेल्थ इक्विटी के लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। सही। ये सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ, मजबूत और ज्यादा प्रोडक्टिव समाज बनाने के लिए जरूरी भी है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जो एवरब्लिंग हेल्थ केयर के इस विश्लेषण से ही मन में कौंध रहा है। हमने औपचारिक रणनीतियों की बात की, सरल भाषा का इस्तेमाल, कल्चरल ट्रेनिंग, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, तकनीक, लेकिन इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स से परे
क्या हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में, चाहे वो डॉक्टर के क्लिनिक में 2 लोगों के बीच हो या हमारे अपने समुदायों में या परिवारों के भीतर हो, कुछ ऐसा बदलाव ला सकते हैं जिससे स्वास्थ्य को लेकर समझदारी स्वाभाविक रूप से बढ़े? कैसे हम इनफॉर्मल बातचीत को भी स्वास्थ्य साक्षरता बढ़ाने का एक जरिया बना सकते हैं, हर किसी के लिए, बिना किसी भेदभाव के? शायद इस पर सोचना हमारा अगला कदम हो सकता है।